नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका 80वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है लोक सेवा आयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर में आपने लोक सेवा के बारे में पढ़ा था और आज हम लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। लोक सेवा आयोग, केंद्र की लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। राज्य की लोक सेवा आयोग को राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो संघ लोक सेवा आयोग है, लेकिन मैं इसी लेक्चर में आपको सबके बारे में बता दूंगा। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी हम पढ़ेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे और संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होती है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, संविधान का जो भाग 14 है वही हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी आपने संविधान के भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब संघ और राज्य की जो लोक सेवा आयोग हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। अगर इंडियन पॉलिटी आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.shrieducation.in पर जाकर इसे आप परचेस कर सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद इंडियन पॉलिटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोक सेवा आयोग, जिसका जिक्र आर्टिकल 315 से 323 के बीच में है। जैसा कि आपको ऑलरेडी हमने बताया, संविधान के भाग 14 में 2 अध्याय हैं। पहले में लोक सेवाएं थी। अब जो लोक सेवक थे, जो अधिकारी थे, जो केंद्र और राज्य के अंदर लोक सेवाएं हैं, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? ये आयोग के माध्यम से होती है। आयोग एग्ज़ाम करवाते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, उसमें जो सफल होते हैं विद्यार्थी वही लोक सेवक बनते हैं। अब उस आयोग के बारे में आपको पढ़ना है, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ना है। मेनली आर्टिकल 315 से 323 के बीच में। इन्हीं आर्टिकल में ही संघ लोक सेवा आयोग की भी बात की गई है और राज्य लोक सेवा आयोग की बात भी की गई है और संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी बात की गई है। सबसे महत्वपूर्ण ऑलरेडी आपको बता दिया, यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है। लेकिन मैं इसी लेक्चर में आपको तीनों ही चीज़ें पढ़ा दूंगा अच्छे से। इस वीडियो को पढ़ने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो हमारा आज का संघ लोक सेवा आयोग है, इसका कुछ इतिहास भी है। ऐतिहासिक कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसा कि ऑलरेडी आपको बता दिया गया था कि जो लोक सेवाएं हैं इनका जन्म तो ब्रिटेन काल में ही हो गया था। जब हमारे भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तभी उन्हीं के शासनकाल में ही लोक सेवाओं का जन्म हो गया था। तो ऑब्वियसली बात है, लोक सेवाओं का अगर जन्म अंग्रेज़ों के टाइम पर हुआ है तो लोक सेवा आयोग का भी जन्म जो है वो अंग्रेज़ों के टाइम पर ही हुआ होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक बिंदु आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, ली आयोग के सुझाव पर 1926 में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो रॉस बारकर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, इसे सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिएगा। 1926 में पहली बार भारत के अंदर एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किस आयोग के सुझाव पर? ली आयोग के सुझाव पर। ली आयोग के सुझाव पर। और इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रॉस बारकर थे। याद हो गया? ये पहला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था, उसके तहत इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसका नाम कर दिया गया। कब? 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और हमारे संविधान में इसे यूपीएससी नाम दिया गया, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग नाम दिया गया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इसे संघ लोक सेवा आयोग नाम दिया गया, जो आज भी यही नाम है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। इसके बारे में विशेषता क्या है कि यह एक स्वतंत्र संस्था है और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है इसे। तो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया मतलब इसका हमारे संविधान में बाकायदा इसका जिक्र है, इसके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल 315 से 323 तक। तो इसका संवैधानिक इसको दर्जा मिला हुआ है और ये एक स्वतंत्र संस्था है, अर्थात सरकारों का इस पर हस्तक्षेप ना के बराबर है।
इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय भर्ती की एजेंसी है। जो लोक सेवक हैं उनकी जो भर्ती है इस आयोग के ही माध्यम से होती है। तो चलिए एक एक करके सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम पढ़ते हैं। तो ये तो इतिहास था, संघ लोक सेवा आयोग का कुछ इतिहास था, वो आपको याद रखना है। अब हम आर्टिकल 315 से 323 तक पढ़ेंगे, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की भी बात की जाएगी, राज्य लोक सेवा आयोग की भी बात की जाएगी और संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी बात की जाएगी। तो सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 में आखिर लिखा क्या है? आर्टिकल 315 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगी। सिंपल सी बात है, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगी। आप जानते ही हैं, ये तो है ही। इसका नाम क्या है? यूपीएससी है। और दूसरी बात क्या लिखी हुई है? प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगी, हर स्टेट में भी एक लोक सेवा आयोग होगी। ये भी आर्टिकल 315 में भी लिखा हुआ है। लेकिन आर्टिकल 315 में एक और बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? कि अगर दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करना चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करना चाहें तो इसके लिए वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मान लीजिए दो राज्य हैं, ए और बी नाम का दो राज्य हैं, ये अपने लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करना चाहते हैं। ठीक है, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि इन राज्यों के विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित होगा और ये प्रस्ताव फिर संसद में जाएगा। अगर संसद में ये पास हो जाता है तभी इन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। कंडीशन आपको मालूम होगी। पहली कंडीशन यह है कि इन राज्यों के राज्य विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित होगा साधारण बहुमत से। उसके बाद वह प्रस्ताव जाएगा संसद में। संसद में भी अगर दोनों सदनों में ये साधारण बहुमत से पास हो गया, अर्थात जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे सदन में उनके 50% से अधिक अगर मत मिलते हैं तो दोनों सदनों में अगर ये पास हो गया तब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो ये कंडीशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और बात इसमें लिखी हुई है, महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी कि कभी कभी होता यह है कि किसी राज्य का जो राज्यपाल है वो आवश्यकता पड़ने पर अपने राज्य की कुछ जो प्रशासनिक काम है उनकी पूर्ति संघ लोक सेवा आयोग से के माध्यम से वो पूरी करवा सकता है। आर्टिकल 315 में एक और बात लिखी हुई है कि राज्य का जो राज्यपाल है वो संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करके अपने राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन ये तभी करेगा राष्ट्रपति से अनुमोदन के पश्चात ही करेगा। राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद तभी किसी राज्य का राज्यपाल यूपीएससी से अनुरोध कर सकता है कि उसके राज्य का कुछ जो प्रशासनिक काम है उसको वो पूरा कर दें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे उत्तर प्रदेश है, यूपी के राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध कर सकते हैं कि इस बार लोक सेवकों की जो परीक्षाएं हैं वो आप कंडक्ट करवा दीजिए या सिलेबस जो है वो आप निर्धारित कर दीजिए। तो इस तरीके से काम हो सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 316 के अंदर जो आयोग है, लोक सेवा आयोग है, उसमें अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। उनकी नियुक्ति कौन करेगा और उनकी पदावधि कितनी होगी, उनका जो कार्यकाल है वो कितना होगा, तीनों के लिए हम देखेंगे। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी देखेंगे और संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए भी देखेंगे। आपको तीनों के बारे में मालूम पड़ गया है। तो सबसे पहली बात नियुक्ति के बारे में हम देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की बात आई है ना, तो संघ लोक सेवा आयोग में ये आप जान लीजिए अध्यक्ष होंगे और कुछ सदस्य होंगे। ठीक है, कुछ सदस्य होंगे। अब ये सदस्य कितने होंगे ये हमारे संविधान में निर्धारित नहीं किया गया था, ये अधिकार दिया गया था राष्ट्रपति को। जैसे संघ लोक सेवा आयोग है तो संघ लोक सेवा में कितने सदस्य होंगे ये राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया था। जितने सदस्य वो अच्छा समझते हैं उतने सदस्य यहाँ निर्धारित कर सकते हैं। अगर राज्य लोक सेवा आयोग होगी तो राज्यपाल को अधिकार दिया गया है, लेकिन अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग होगी उसमें कितने सदस्य होंगे तो ये भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करेंगे, क्योंकि संयुक्त लोक सेवा आयोग जो होगी वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए होगी। तो कौन सा राज्यपाल निर्धारित करेगा ये भी तो कंट्रोवर्सी हो सकती है, इसलिए राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा।
फिलहाल ये जान लीजिए यूपीएससी में एक अध्यक्ष हैं और 10 सदस्य हैं। ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एक अध्यक्ष हैं और 10 सदस्य हैं। तो आर्टिकल 316 में नियुक्ति के बारे में क्या लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अर्थात यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। मतलब आप समझ पा रहे हैं, पूरा इंडियन पॉलिटी आप पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति अगर शब्द आ गया इसका मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। सिंपल सी बात है, अगर यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है, तो राज्य की जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा होगी। और वहीं बात करें जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ये क्यों होगी? आप समझ पा रहे होंगे क्यों होगी। इसके अलावा एक नोट लिख लीजिएगा कि लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या का प्रावधान संविधान में नहीं था। ठीक है, लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। ये किसके ऊपर छोड़ा गया है? राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के ऊपर छोड़ा गया है। अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो राष्ट्रपति के ऊपर है, राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो राज्यपाल के ऊपर है। उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो जितने सदस्य चाहें उतने निर्धारित कर सकते हैं। जबकि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य कितने होंगे ये भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। एक और बात नोट कर लीजिएगा, इस आर्टिकल में लिखा गया है कि जितने भी लोक सेवा आयोग में सदस्य होंगे उसके आधे से ज़्यादा जो सदस्य हैं वो ऐसे होने चाहिए जिन्होंने सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक अपनी सेवा दी है। ठीक है, तो भले ही कितने सदस्य होंगे ये नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा हुआ है जितने भी टोटल सदस्य होंगे कम से कम उसका 50% सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 सालों तक सरकार के अधीन काम किया हो। ठीक है, ये कहा गया है। उसके अलावा हम देखेंगे कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना है लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का। तो सबसे पहले बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी की। ठीक है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, इनकी जो पदावधि है वो 6 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले समाप्त हो जाएगा वो माना जाएगा। मान लीजिए कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो उनकी जब नियुक्ति हुई थी तो वो 63 वर्ष के थे, तब इनका कार्यकाल कितना होगा? इनका कार्यकाल केवल 2 ही वर्ष हो पाएगा, क्योंकि 2 वर्ष के बाद इनकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी तो इनको रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोक सेवा आयोग या सदस्य नियुक्ति के टाइम पर 55 वर्ष के थे तब इनका जो कार्यकाल कितना होगा? तब 6 वर्ष का कार्यकाल होगा। मतलब कहने का भाव यही है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु तक होगा, जो भी पहले समाप्त हो जाएगा वो माना जाएगा। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो पदावधि है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु है। ये 6 वर्ष सेम है, लेकिन जो मैक्सिमम आयु है वो 62 वर्ष की आयु तक ही है, जो भी पहले इसमें समाप्त हो जाए। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि है वो भी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा आप। ठीक है, ये हालांकि हमारे संविधान, मूल संविधान में ये टाइम पीरियड नहीं लिखा था, इसे बाद में जोड़ा गया है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 317 की। आर्टिकल 317 में ये कहा गया है कि जो लोक सेवा आयोग है, चाहे वो संघ की लोक सेवा आयोग हो या राज्य की लोक सेवा आयोग हो या संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, उनके अध्यक्ष और सदस्य को पद से कैसे हटाया जाएगा या निलंबित किया जाएगा, ये सभी बातें आर्टिकल 317 में लिखी गई हैं। तो आर्टिकल 317 को समझते हैं। आर्टिकल 317 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाएगी। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के पास इसे हटाने का अधिकार नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको नोट कर लेना है। लोक सेवा आयोग कोई भी हो, संघ, राज्य या संयुक्त, इनके जो सदस्य या अध्यक्ष, उन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन कंडीशन क्या है?
उन पर जो कदाचार का आरोप लगा हो, जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने करप्शन कोई किया है, तो उस आधार पर इन पर अगर आरोप लगे हैं तो ये जो आरोप है सिद्ध होने चाहिए। इसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये जांच करने के बाद ये पाती है कि हाँ इन्होंने सच में करप्शन किया है या इन पर जो भी आरोप लगे हैं वो सही है, तब राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं। तो ये भी नोट करने वाली बात है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सब गलत हैं, तो इन्हें पद से नहीं हटा सकते राष्ट्रपति। ठीक है। इसके अलावा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट नहीं दे देते, जैसे सुप्रीम कोर्ट को जांच करने में कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज से जांच करनी शुरू की है, मान लीजिए 1 महीने बाद रिपोर्ट देंगे, तो 1 महीने तक उस सदस्य या उन अध्यक्ष का क्या होगा जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो ये राष्ट्रपति या राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वो अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। अगर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष हैं तो उन्हें निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष जिनके ऊपर आरोप लगा है, अभी जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हें निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल को है। तो राज्यपाल को केवल निलंबित करने का अधिकार है, पद से हटाने का अधिकार नहीं है। और सोच के बताइए संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या होगा? संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष अगर उन पर कोई आरोप लगता है और जांच सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो उस दौरान इन्हें पद से निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। ठीक है, नोट लिख लीजिएगा, ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि पद से हटाने का अधिकार तो केवल राष्ट्रपति के पास है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की हुई रिपोर्ट के आधार पर। राज्यपाल को इन्हें पद से हटाने का अधिकार नहीं है, राज्यपाल को केवल निलंबित करने का अधिकार है। ठीक है। और एक कुछ और बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। इसी आर्टिकल 317 में जिक्र किया गया है कि इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को निम्न परिस्थितियों में सीधे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि जिसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। दिवालिया घोषित किए जाने पर, अगर किसी भी कोर्ट ने, किसी न्यायालय ने, भारत के किसी भी न्यायालय ने उस सदस्य या अध्यक्ष को दिवालिया घोषित कर दिया है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। कहीं अन्य स्थान संवेतन नियोजित होने पर, मतलब कहीं और जॉब कर रहे हैं, कहीं और से सैलरी भी पा रहे हैं, तब भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो किसी कंपनी का अगर पार्टनरशिप ये ले लेते हैं, साझेदारी बन जाते हैं, तब भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है। और मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम ना होने पर भी इन्हें राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं आर्टिकल 318 में। आर्टिकल 318 में आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, इनका वेतन, भत्ता और अन्य सेवा शर्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, हमारे संविधान में साफ तौर पर यह कहा गया है आर्टिकल 318 के माध्यम से कि यूपीएससी के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, इनका जो वेतन होगा, जो सेवा शर्तें होंगी, वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। और इनको जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से मिलेगा। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का जो वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें हैं वो राज्यपाल के द्वारा निश्चित की जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, याद करने में भी आपको कठिनाई नहीं होगी। तो इनका जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से मिलेगा। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें हैं ये तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। लेकिन ये याद रखिए, इनको वेतन कहाँ से मिलेगा, किस राज्य की संचित निधि से मिलेगा या संघ की संचित निधि से मिलेगा, ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। तो जिन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, उन राज्यों को आपस में मिलकर इनका वेतन देना है, अर्थात उन राज्यों के संचित निधि से इनको वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। उसके बाद आर्टिकल 319। आर्टिकल 319 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो आर्टिकल 319 में बेसिकली ये बताया गया है कि जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों चाहे सदस्य हों, ये जब अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे तो कार्यकाल
के पश्चात क्या ये कोई नौकरी हासिल कर सकते हैं या नहीं, वही पूरी बातें आर्टिकल 319 में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में। तो अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष अपना कार्यकाल अगर पूरा कर लेंगे उसके बाद कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण बात है, यूपीएससी के बारे में पहले बताया जा रहा है। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं ये अपना जो कार्यकाल अगर पूरा कर लेते हैं अध्यक्ष पद का, तो उसके बाद किसी भी सरकारी पद पर ये नहीं बैठ सकते। सोचिए क्यों? क्योंकि ये इसलिए किया जाता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो सरकारें हैं वो इन्हें जब ये पद पर बैठे हों इन्हें लालच देकर अपने हिसाब से काम करवाएं, और इन्हें लालच ये दिया जाए कि आप जब यहाँ से कार्यकाल आपका पूरा हो जाएगा तो आपको कुछ सरकारी पद दे दिया जाएगा। तो इसी कारण से ये संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो अध्यक्ष हैं वो कार्यकाल के पश्चात कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के बारे में क्या लिखा है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के बारे में ये कहा गया है कि वो अपना जो कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः सदस्य तो नहीं बन सकते, लेकिन वो अगर चाहें तो यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें नियुक्त किया जाता है यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर तो वो नियुक्त होना चाहें तो वो हो सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य के बारे में अलग अलग प्रावधान है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अध्यक्ष तो सबसे ऊपर पोस्ट पे हो गया, उससे ऊपर तो कोई होगा ही नहीं पोस्ट, तो इसलिए कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन जो सदस्य हैं वो अपना कार्यकाल अगर पूरा करते हैं, सदस्य तो नहीं बनाए जाएंगे लेकिन वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये तो बात थी संघ लोक सेवा आयोग की। अब राज्य लोक सेवा आयोग की हम बात करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो अपना अगर कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो उनके पास क्या पॉसिबिलिटी हैं? तो वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र होगा। ठीक है, तो ये तो अध्यक्ष के बारे में था। उसके अलावा सदस्य के बारे में, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के बारे में, अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकते हैं, उसका सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग या उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के पात्र हैं। तो जो सदस्य हैं राज्य लोक सेवा आयोग के, ये अगर यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य दोनों बन सकते हैं, और इनके पास एक और चांस है कि वो अपने ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में बताया गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बातें लिखी हैं आर्टिकल 319 में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 320 की। ये बहुत आसान है, इसमें लोक सेवा आयोग का कार्य बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग का कार्य। तो इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य अगर आपको मालूम पड़ गया तो राज्य लोक सेवा आयोग का भी यही कार्य है अपने राज्य के अंदर। ठीक है, वो आप समझ जाएंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग का क्या क्या कार्य है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन यही करवाते हैं। तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो संघ लोक सेवा आयोग ही कंडक्ट करवाती है। और इसके अलावा अन्य जो केंद्रीय सेवाएं हों या केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो लोक सेवाएं होती हैं उनकी भी नियुक्ति के लिए यही परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं। इसके अलावा ये ऑलरेडी आपको बता दिया था कि राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को भी सलाह दे सकते हैं कि इस बार एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, ये सब हेल्प कर देते हैं अगर राज्यपाल अनुरोध करें तो। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम, उनका सिलेबस और परीक्षा प्रक्रिया निर्धारित करने का भी काम इनका होता है। उसके अलावा कुछ और काम है, सरकार के साथ मिलकर सरकार को परामर्श देते हैं ये संघ लोक सेवा आयोग। किन मामलों पर देते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि लोक सेवाओं में भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों में ये सरकार को परामर्श देते हैं कि किस प्रकार से इनकी भर्ती होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके अलावा प्रमोशन के मामले में भी ये सरकार को परामर्श देते हैं।
और एक सेवा से दूसरे सेवा में ट्रांसफ़र होने के मामलों में भी ये सलाह देते हैं। और साथ ही शासकीय सेवाओं में रहते हुए घायल हो जाने के कारण पेंशन के मामले में भी ये सरकार को परामर्श देते हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई लोक सेवक वो घायल हो जाता है, घायल के बाद पेंशन के मामले में ये सरकार को परामर्श देते हैं। इसके बाद करेंगे आर्टिकल 321 की। सिंपल सी बात लिखी हुई है आर्टिकल 321 में, साफ तौर पर यह कहा गया है कि संसद कानून बनाकर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि कर सकती है। संघ लोक सेवा आयोग का क्या कार्य है वो ऑलरेडी हम बता दिया हमने आपको, और इनके कार्यों में अगर वृद्धि करनी हो तो ये अधिकार संसद को दिया गया है आर्टिकल 321 के माध्यम से। और इसी प्रकार का अधिकार आर्टिकल 321 में राज्य विधानमंडल को भी दिया गया है अपने राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिए। इसके अलावा आर्टिकल 322 में लोक सेवा आयोग का खर्च कौन वहन करेगा ये बताया गया है, ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं। इसमें ये कहा गया कि संघ लोक सेवा आयोग का जो खर्च होगा वो भारत की संचित निधि पर आधारित होगा, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग का जो खर्च होगा, टोटल जो खर्च होगा वो राज्य की संचित निधि पर आधारित होगा, चाहे वो किसी भी सदस्य अध्यक्ष को वेतन देने से हो या किसी अन्य खर्चों की जो बात कहें वो संचित निधि से ही आधारित होगा, संचित निधि से ही व्यय किया जाएगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो खर्च है वो उन्हीं राज्यों की संचित निधि पर आधारित होगा जिन राज्यों के लिए ये संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाई गई है। तो लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 323। आर्टिकल 323 में ये कहा गया है कि जो आयोग है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, तो वो लोक सेवा आयोग अपनी जो रिपोर्ट है हर वर्ष राष्ट्रपति को या राज्यपाल को, अगर संघ लोक सेवा आयोग है तो वो राष्ट्रपति को देते हैं, अगर राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्यपाल को देंगे, और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है वो भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही देते हैं। और वह उस रिपोर्ट को, अर्थात राष्ट्रपति या राज्यपाल उस रिपोर्ट को संसद या राज्य विधान के मंडल के समक्ष रखवाते हैं। अगर राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी गई है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा तो वह कहाँ रखवाएंगे, संसद में रखवाएंगे, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्यपाल को अगर रिपोर्ट दी गई है तो उस रिपोर्ट को वो है राज्य विधानमंडल में रखवाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। हर वर्ष आयोग को रिपोर्ट देनी होती है, तो संघ लोक सेवा आयोग है तो वो अपनी रिपोर्ट हर वर्ष राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद पे रखवाते हैं, उस पर चर्चा होती है। उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के जो आयोग है वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं। तो ये पूरा मामला था आयोग का, लोक सेवा आयोग के बारे में जो सभी तथ्य हैं, सभी पहलू हमने आपको बता दिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे मिस मत कीजिएगा। बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ से तो ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा संविधान का भाग 14 क, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे बाद में जोड़ा गया है। अधिकरण या न्यायाधिकरण कहा जाता है, ट्रिब्यूनल्स। इसमें 2 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, देख लीजिएगा। नमस्कार।